यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, 1919 के शुरू में देश में एक क्रांतिकारी उथल-पुथल के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। बस आवश्यकता थी सुयोग्य, सर्वमान्य व गतिशील नेतृत्व की, जिसे गांधी जी ने पूरा किया। गांधी जी ने क्षेत्रीय संघर्ष चंपारण से प्रारंभ किया था और चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल आंदोलन के द्वारा अपनी सुयोग्यता, सर्वमान्यता व गतिशील नेतृत्व को सिद्ध भी किया था। अब समय आ गया था उनके राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने का। ब्रिटिश राज के विरुद्ध बरसों से जमा हो रहा जन असंतोष रोलट सत्याग्रह के रूप में फूटा, जो गांधी जी का पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। 1857 के बाद का यह सबसे बड़ा जन उभार था, जिसकी भीषणता की कल्पना न तो स्वयं आयोजक कर पाए थे और न ही फिरंगी शासक। इस जन उभार को राष्ट्रवादी इतिहासकार और साम्राज्यवादी इतिहासकार दोनों ने अपने अपने नज़रिए से देखा है। जहां राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कहना है कि लोगों ने स्वशासन की उम्मीद में सरकार की हर तरीके से मदद की, परंतु सरकार ने इसका तोहफा नागरिकों के अधिकारों का गला घोट कर दिया। अतः लोग गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए। जबकि साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मत है कि पाश्चात्य शिक्षा से लैस सत्ता के स्वार्थी कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जनसंघर्ष आयोजित करवा दिया। इन मतों में सच्चाई के कुछ अंश विद्यमान हैं, परंतु ये दोनों ही मत अपूर्ण हैं, एकांगी हैं। इसमें इतिहासकारों ने रोलट सत्याग्रह को गांधी बनाम सत्ता के रूप में देखा है, जबकि वास्तव में यह सत्याग्रह जनता बनाम सत्ता था। इसमें शहरी आम जनता सीना तानकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध सड़कों पर उतर आई थी। इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे रोलट सत्याग्रह घटनाक्रम को और हर लिहाज से जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को। मित्रों, यह पूरा टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। पहली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रोलट एक्ट व इसके विरोध में जो आयोजित हुआ सत्याग्रह वो किस प्रकार का था। दूसरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग कांड पर और तीसरी वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे रोलट सत्याग्रह के स्थगन पर और राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या प्रभाव पड़ा उस पर। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मित्रों, कोई भी घटना के पीछे दीर्घकालिक कारण और तात्कालिक कारण विद्यमान रहते हैं। यही रहे रोलट सत्याग्रह के पीछे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या कारण थे कि सरकार रोलट एक्ट पारित करना चाहती थी और उस एक्ट के पीछे क्या दीर्घकालिक परिस्थितियाँ थी और क्या तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, और जो सत्याग्रह चला उसके पीछे क्या दीर्घकालिक कारण थे और क्या तात्कालिक कारण थे। और साथ ही हम चर्चा करेंगे सत्याग्रह की प्रगति में होम रूल लीग, अखिल भारतीय इस्लामिक समूह और सत्याग्रह सभा की क्या भूमिका रही और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ और ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया किस प्रकार रही। दीर्घकालिक कारणों पर चर्चा की जाए तो भारतीय जनमानस में असंतोष विद्यमान था। युद्धकाल में सैनिकों की निर्मम भर्तियां की गई थी। लगभग 12 लाख सैनिक जबरन तौर पर भर्ती किए गए थे। हालांकि गांधी जी ने भी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय युवाओं को यह प्रेरित किया था कि वो सेना में शामिल हों और ब्रिटिश सरकार का सहयोग करें। लगभग 3.5 लाख सैनिक पंजाब से थे, जिनमें से ज़्यादातर लोग जोर जबरदस्ती के तौर पर भर्ती किए गए थे। युद्ध का खर्च बढ़ रहा था, जिसका प्रभाव था किसानों पर, व्यापारियों पर और अन्य वर्गों पर। आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो चला था, मूल्य वृद्धि हुई थी, 100% मूल्य बढ़ गए थे खाद्यान्न वस्तुओं के, जबकि पारिश्रमिक में केवल 25% की वृद्धि थी। युद्ध ने भारतीयों की कमर को तोड़कर रख दिया था। आर्थिक मंदी से हर एक भारतीय बदहाल था। रक्षा व्यय में 300% की वृद्धि की गई थी, जिसका बोझ भी भारतीयों पर भी पड़ा था। किसान और व्यापारियों पर आयकर में वृद्धि कर दी गई थी। 1918-19 में अकाल भी पड़ा था, जिसने इस हालत को बद से बदतर बना दिया था और भारतीयों की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बदहाल हो गई थी। ये तो थी सरकार के करामात, पर प्रकृति भी कम कहर नहीं डाल रही थी। इन्फ्लुएंजा महामारी आ गई थी और 1 करोड़ 30 लाख
के आसपास लोग काल कवलित हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के इस दौर में जन जन में असंतोष था और पंजाब में लेफ्टिनेंट ओडायर का शासन बदनाम हो चुका था। 1913 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हरकिशन लाला के पीपुल्स बैंक का भी दिवाला निकाल दिया था। इसके विरोध में मुकुंद लालपुरी और गोकुल चंद नागर, जो आर्य समाजी थे और साथ ही वकील भी थे, ब्रिटिश विरोध में प्रचार कर रहे थे, जिससे भी मध्यम शिक्षित वर्ग ब्रिटिश के विरोध में आता जा रहा था। इन देसी तत्वों के साथ साथ कुछ विदेशी ऐसी घटनाएं भी घटी जिसने रोलेट सत्याग्रह में घी का काम किया। रूसी क्रांति 1917 में हुई, जहां जारशाही को समाप्त कर दिया गया, वहां शोषित जनता की जीत हुई थी। इसका फायदा देसी मीडिया ने उठाया था और भारतीयों में जोश भरने का कार्य किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौर में ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी गतिविधियों के लिए भारत रक्षा अधिनियम 1915 में पास किया था, जिसकी अवधि 3 वर्ष लगभग पूरी हो चुकी थी। अब युद्धकाल में सरकार विरोधी तत्वों को दबा रही थी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, परंतु यह अधिनियम जब समाप्त होने वाला था, इसके विपरीत भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही थी। तो ब्रिटेन को या फिरंगी सरकार को फिर से आवश्यकता थी ऐसी अधिनियम की और ऐसी शक्ति की जो इन उभरती शक्तियों को कुचल दे। 10 सितंबर 1917 को सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसे खास इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ सक्रिय हैं और इनका दमन किस प्रकार से किया जा सकता है। इस समिति ने अप्रैल 1918 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इस रिपोर्ट के आधार पर 2 बिल प्रस्तुत किए थे, जिसमें दूसरा बिल था क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम, जो 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था और इस अधिनियम की अवधि 3 वर्ष थी। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष के लिए कैद किया जा सकता है। यह अत्याचार मूलक कानून था। मोतीलाल नेहरू ने इसके विषय में कहा था कि इस कानून के तहत अपील, वकील, दलील की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। उस दौरान केंद्रीय विधानमंडल में मजरूल हक, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना सदस्य थे। इस एक्ट के विरोध में तीनों ने ही त्यागपत्र दे दिया था। सभी राजनीतिक स्तर पर इस कानून के प्रति रोष विद्यमान था और राजनीतिक पार्टियों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी, परंतु सभी राजनीतिक दल इसके विरोध करने का अलग अलग रास्ता सुझा रहे थे। इनमें सबसे अनूठा और व्यवहारिक तरीका था गांधी जी का। गांधी जी ने ही कहा इस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद भी इस दौरान काफ़ी सक्रिय थे राजनीतिक गतिविधियों में। उन्होंने गांधी जी को यह सलाह दी कि सत्याग्रह के दौरान हम लगान नहीं देंगे, अर्थात ब्रिटिश सरकार को लगान न दी जाए, ये मेरा सुझाव है। तब गांधी जी ने कहा था, भाई साहब आप ये तो मानते ही होंगे कि मैं सत्याग्रह के मामले में विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मेरे ही हिसाब से आप चल लीजिए। गांधी जी ने सत्याग्रह का निर्णय लिया और निर्धारित की गई तिथि 30 मार्च 1919, परंतु यह तिथि बाद में बढ़ाकर कर दी गई 6 अप्रैल। 6 अप्रैल का दिन निर्धारित करने का कारण था कि इस दिन रविवार था और क्रमिक लोग भी सत्याग्रह में शामिल हो सकते थे। गांधी जी ने इस सत्याग्रह में अखिल भारतीय होम रूल लीग, अखिल इस्लामिक समूह और सत्याग्रह सभा 3 मंचों का खास प्रयोग किया। जैसे ही गांधी जी ने सत्याग्रह का आगाज किया तो राजनीतिक वातावरण बदल चुका था। देश की युवा पीढ़ी अधिकाधिक उग्र और ब्रिटिश विरोधी बनती जा रही थी और इसमें होम रूल लीग इन गतिविधियों को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा रही थी। कारण था क्योंकि होम रूल लीग में कुछ ऐसे चिंगारी दबी थी जो पूरी तरह से बुझ नहीं पाई थी, क्योंकि एनी बेसेंट जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के बाद ब्रिटिश सरकार की समर्थक हो गई थी और बाल गंगाधर तिलक अपना मुकदमा लड़ने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। तो होम रूल कार्यकर्ता जो सुशासन के लिए लड़ रहे थे उनको अचानक से ही बिस्तर में आना पड़ा था, जो उनको मुनासिब नहीं लगा था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा
और जगह जगह होम रूल कार्यकर्ता कूद पड़े और जगह जगह गांधी जी को बिना बताए विरोध सभाएं आयोजित की जाने लगी। जमुना दास बजाज, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हार्निमन जैसे जो प्रमुख होम रूल कार्यकर्ता हुआ करते थे वो अब गांधी जी को समर्पित हो गए। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी रहे। NC केलकर और खोपरडे ये अब भी बाल गंगाधर तिलक की नीतियों में विश्वास कर रहे थे। गांधी जी ने इन परिस्थितियों में दिनसा वाचा को पत्र लिखा, क्योंकि दिनसा वाचा उस दौरान उदारवादियों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि यदि आक्रोश को सत्याग्रह के माध्यम से नहीं निकाला गया तो यह बम आंदोलन का रूप ले लेगा। यह तो केवल होम रूल था, अखिल इस्लामिक समूह भी कुछ कम नहीं था। गांधी जी के विचार का समर्थन कर रहा था मुस्लिम लीग में फिरंगी महल उलमा समूह, और इसका भी जो प्रमुख नेता था अब्दुल बारी, उसने कहा था कि गांधी जी हिंदुस्तान के दिले लेता है, वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमें सत्याग्रह करना चाहिए रोलेट एक्ट के विरुद्ध। परिस्थितियाँ कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके अनुकूल थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ब्रिटेन ने सेवर्स की संधि का अनुपालन नहीं किया था और खिलाफत को खतरे में डाल दिया था। जो तुर्की का सुल्तान था उसकी खिलाफत को समाप्त कर दिया था। तो खलीफा के भविष्य की चिंता की गई और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा का भी विरोध किया गया 1918 का, जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। हालांकि इन दोनों ही घटनाओं का विरोध किया राजा महमूदबाद, वजीर हसन और मोहम्मद अली जिन्ना ने, और कहा कि ये एक विदेशी मामला है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इन सभी का भी मुस्लिम लीग में काफ़ी विरोध हुआ। मतलब मुस्लिम लीग का समर्थन भी सीधे सीधे गांधी जी के ही साथ था, और यहाँ तक कि पत्रकार जफ़र अली, कवि इकबाल द्वारा भी मुस्लिम जागृति का कार्य किया गया और मुस्लिम युवाओं में आगाज़ किया गया कि वो रोलेट सत्याग्रह जो चलेगा उसमें गांधी जी का समर्थन करें, ब्रिटिश सरकार का विरोध करें। गांधी जी ने एक स्वयं का मंच बनाया 24 फरवरी 1925 को बम्बई में सत्याग्रह सभा। इसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी बने, उपाध्यक्ष बने बीजी हार्निमन, कोषाध्यक्ष जमनालाल बजाज और अन्य सदस्यों में उमर सोमानी प्रमुख हैं। इस सत्याग्रह सभा ने सत्याग्रही नामक पत्र का भी संपादन किया और इसकी शाखाएं दिल्ली, इलाहाबाद, कराची, अहमदाबाद, मद्रास, पटना, गुजरात व सिंध के क्षेत्रों में खोली गई। इसके 3 प्रमुख कार्य थे: प्रचार साहित्य का प्रकाशन करना, जो ब्रिटिश विरोधी हैं, सत्याग्रह के प्रति लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, और सत्याग्रही जो पत्र था वो इस दिशा में प्रमुख कार्य कर रहा था। अहिंसक प्रदर्शन का लोगों को प्रशिक्षण देना और साथ ही साथ हस्ताक्षर अभियान चलाना। इसके साथ ही साथ गांधी जी ने सत्याग्रह सभा के माध्यम से अपने विश्वस्त शिष्य भी ढूंढे। 24 फरवरी को गांधी जी ने वायसराय चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा। गांधी जी कोई भी आंदोलन शुरू करने से पहले गोपाल कृष्ण गोखले की नीति का अनुसरण करते थे और ब्रिटिश सरकार से अनुनय विनय करते थे, वो पत्र लिखते थे। और उस पत्र में इन्होंने यहाँ लिखा कि यदि सरकार प्रस्तावित कानूनों पर विचार नहीं करती, जो अत्याचारी कानून उन्होंने पारित किया है रोलेट एक्ट, तो उन्हें हस्ताक्षर अभियान शुरू करना होगा। जब ब्रिटिश सरकार पत्र का कोई जवाब नहीं देती थी तो गांधी जी तिलक की तरह आगाज कर देते थे। तो यही कारण है कि गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले व तिलक के बीच सेतु कहा गया है। गांधी जी के लिखने के पीछे भी एक कारण था कि उनका नैतिक पक्ष मजबूत होता था। यदि शत्रु पत्र को अस्वीकार कर दे, उनकी मांगों को न माने, तो माना जाता था कि शत्रु अड़ियल हो गया है और उसके पास यह आरोप लगाने का अधिकार भी नहीं बचता था कि गांधी जी ने कोई मौका नहीं दिया, सुलह की बात ही नहीं की। सत्याग्रह सभा का मुख्य काम था हस्ताक्षर करना और यह अभियान चला और इसमें लगभग 982 हस्ताक्षर हुए। बम्बई में 397, गुजरात में 400, सिंध में 101 और बम्बई के बाहर क्षेत्रों में 84। इसका जो मूल स्थान था सत्याग्रह का वो था पंजाब, परंतु गांधी पंजाब की यात्रा नहीं कर पाए, जो इस सत्याग्रह के असफल होने का एक प्रमुख कारण है। होम रूल और सर्व इस्लाम परस्त अखबारों ने भी गांधी जी की मार्केटिंग की। यंग इंडिया, नवजीवन, बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंट और उर्दू अखतब अखबार जो थे वो सब रोलेट सत्याग्रह के प्रति जागरूकता फैला रहे थे, लोगों में सत्याग्रह चलाने के प्रति जागरूकता फैला रहे थे। 1919 के आरंभ में धार्मिक एकता देखने को मिली और जो नियत तारीख थी 30 मार्च, उसके दिन भारत में अनेक स्थानों पर सत्याग्रह आयोजित हुए। पंजाब, गुजरात, संयुक्त प्रांत, बम्बई, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में सत्याग्रह हुए
और 30 से 6 मार्च के बीच अनेक अनेक स्थानों पर होते रहे, क्योंकि उस दौरान सूचना का खास अभाव था। तारीख पहले 30 मार्च निर्धारित की गई थी, परंतु इसे बाद में बढ़ाकर 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया था। जितनी भी सभाएं आयोजित हुई, सत्याग्रह के जितने भी रूप देखे गए, वो सारे शांतिपूर्ण थे, जबरदस्त थे। ब्रिटिश सरकार खतरे में आ गई। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के अवसर पर हिंदू मुस्लिम हम प्याला हो रहे थे अमृतसर में। इससे सरकार और घबरा गई कि हिंदू मुस्लिम एकता आगे बढ़ रही है। गांधी जी ने इसी अवसर पर पंजाब की यात्रा करने का निर्णय लिया और वो 9 अप्रैल 1919 को पलवल से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु व्याप्त जन आक्रोश को देखते हुए इन्हें बंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ब्रिटिश सरकार इतनी घबरा गई थी कि इस शांतिपूर्ण जुलूस पर गोले चलवा दी। इसमें कई लोग मारे गए और डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को नज़रबंद कर दिया गया। इस 10 अप्रैल की घटना को देसी प्रेस ने विभिन्न नाम दिए। अमृत बाजार पत्रिका ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने भारी भूल की है, जबकि न्यू इंडिया ने कहा कि यह पैशाचिक घटना है। पंजाबी में लिखा गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा यह निर्लज्ज प्रयास किया गया है। बॉम्बे क्रॉनिकल ने लिखा कि यह दमन का चरम है, ब्रिटिश सरकार अत्याचारी हो गई है। और गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार आज शैतानियत का प्रतीक है। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया, उसकी व्यापकता देखने को मिली सबसे ज़्यादा पंजाब में। उसके बाद दिल्ली और राजस्थान, गुजरात और बम्बई वाला जो क्षेत्र था, यहाँ भी इस सत्याग्रह का प्रसार देखने को मिला। और तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी भी इस सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस सत्याग्रह के विषय में कहा है कि असहयोग आंदोलन का जन्मदाता ही रोलेट सत्याग्रह है। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने रोलेट सत्याग्रह के प्रति आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। इस संबंध में एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। रोलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पहला है, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी ने 2 विधेयक तैयार किए, जिसमें दूसरे विधेयक को रोलेट बिल का नाम दिया गया। दूसरा, रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील व्याख्यायित किया गया। विकल्प सी, इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह सभा गठित की। विकल्प डी, इस एक्ट के विरोध में 1 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने हड़ताल का आह्वान किया। इसके अलावा आपको एक उत्तर और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो 2 बिल रखे गए थे सेंट्रल असेंबली में, पहले बिल का नाम क्या था? दूसरे बिल का तो था रोलेट एक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।